तो आज हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारे भारत में कैसे आई थी, उसने कैसे 200 सालों तक राज करा था, उसने क्या व्यापार किया था, हम ये जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो अब हम सभी को पता है कि जो हमारा भारत है उसको पहले सोने की चिड़िया कहते थे। तो जो ये कंपनी थी ये हमारे भारत में मसालों का व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन ये यहाँ पर ही बस गई थी। ये एक निजी कंपनी थी और यहाँ हमारे भारत में ये मसालों का व्यापार करने के लिए, मसालों के व्यापार में दालचीनी, इलायची, लौंग, इनका व्यापार करने के लिए आई थी। तो अब जो ब्रिटिश के जो लोग थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उनको हमारे भारत में व्यापार करना था। तो अब उन्होंने व्यापार करने का तो सोचा, लेकिन यहाँ पर हमारे भारत में बहुत सारी कंपनियाँ थी जिसको सिर्फ और सिर्फ मसालों की ही डिमांड थी। तो अब उन लोगों ने सोचा कि अगर हम भी व्यापार करने के लिए जाएंगे तो फिर हमारे जो व्यापार में है उसमें जो प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग हैं वो बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम व्यापार कैसे करें। तो फिर उन्होंने जो ब्रिटिश की जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, उनको जाकर बोला कि हमको भारत में व्यापार करना है। तो महारानी ने बोला कि भाई जाकर करो आप। तो उन्होंने बोला कि हम अगर वहाँ पर व्यापार करेंगे हमारा प्रतिद्वंद ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि सभी को व्यापार करने का हक है। तो उन्होंने बोला कि फिर हमारा व्यापार कैसे चलेगा। तो फिर महारानी एलिजाबेथ ने बोला कि ठीक है। तो महारानी एलिजाबेथ ने 1600 का चार्टर्ड जो है, चार्टर्ड इसका मतलब है इजाज़तनामा, उनको इजाज़त दी कि हाँ जाओ तुम वहाँ भारत में जाकर व्यापार कर सकते थे। अब जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जितनी भी भारत में कंपनी थी उसकी होड़ कोई नहीं कर सकता था इस चार्टर्ड के तहत। और ये चार्टर्ड 15 वर्षों के लिए दिया था, और अगर मुनाफा नहीं हुआ तो ये चार्टर्ड 2 वर्ष पहले उनको बता करके ख़त्म भी कर सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। वहाँ पर गए ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ पर उन्होंने व्यापार करने लगे। तो हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नींव है वो 1599 में लंदन की होटल में जो 21 व्यापारी थे उन्होंने ही चर्चा की थी कि हाँ भविष्य में हम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करेंगे, जो कि 1605 में जो सर विलियम हॉकिंस ने फैक्ट्री डाल ली थी और वहाँ पर व्यापार करने लग गया था। फिर बात आती है कि व्यापार करने के लिए, हमारे भारत से व्यापार करने के लिए जो हमारे जो बादशाह थे, हमारे भारत के जो बादशाह थे, उनको कैसे मनाया जाए। तो ब्रिटेन के जो शासक थे उन्होंने उनका राजदूत 1608 में विलियम हॉकिंस को भेजा कि जाओ भाई तुम मना कराओ। तो विलियम्स हॉकिंस वो आया, उसको फ़ारसी अच्छी आती थी। तो उसने पूछा भाई कि मैं मना पाऊँगा, नहीं मना पाऊँगा। तो वो जाता है, तो वो मुग़ल बादशाह की विशाल सेना देखकर ही हार मान लेता है कि मैं इनसे कैसे हाँ करवाऊँगा, कैसे अनुमति लूँगा और ये मुझे अनुमति देंगे भी कि नहीं। तो वह जो विलियम्स हॉकिंस रहता है वो आगरा पहुँचता है जहांगीर से अनुमति लेने के लिए। वो बोलता है कि हम आपके भारत में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन
जहांगीर मना कर देता है। तो जो विलियम्स हॉकिंस रहता है वो हार मानते हुए 1611 में वापस लौट जाता है। फिर जो ब्रिटेन के जो राजा रहते हैं वो फिर अपने दूसरे राजदूत सर टॉमस रो को भेजते हैं 1614-15 में। 1614-15 में भेजते हैं। अब ये क्या था, इसको पता था, इनको अनुभव था कि विलियम्स हॉकिंस को अनुमति नहीं दी थी। तो अपन इनको जो पसंद है, मतलब जहांगीर को जो चीज़ें पसंद है उनको हम उससे मनाएंगे। तो भाई इनका क्या था, जहांगीर जो थे वो शराब के बहुत शौकीन थे। तो उन्होंने तोहफे में, जो सर टॉमस रो है, उन्होंने सोचा कि मैं तो तोहफा दूंगा भाई जहांगीर को। तो उन्होंने तोहफा दिया। तो तोहफे में उन्होंने जहांगीर को उनकी मनपसंदी शराब ला करके दी और शिकारी कुत्ते ला करके दिए। फिर ये सब तोहफे लेकर के वो आगरा पहुँचे बादशाह के दरबार में, बादशाह जहांगीर के दरबार में। फिर इतना आसान तो नहीं था जहांगीर से अनुमति लेना। तो ये बातचीत जो थी वो 3 साल तक चलती रही। लेकिन जब भी जो सर टॉमस रो व्यापार की बात निकालता था तो वह शराब की और अपनी मनपसंद शराब की उनकी बात निकाल लेता था जहांगीर। फिर उसने 3 साल की बातचीत के बाद में सर टॉमस रो को व्यापार करने की अनुमति दे दी। फिर था कंपनी की व्यवसाय नीति में परिवर्तन। 1619 में सर टॉमस रो ने सर टॉमस रो की जो शांति व्यापार नीति थी उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करते चले गए। और फिर मराठों और मुग़लों का युद्ध हुआ था। तो मराठों और मुग़लों के युद्ध में इनको लगा कि अगर हमने हमारी रक्षा मुग़लों को दे दी, जैसे कि हमने मुग़लों से व्यापार करने के लिए छूट मांगी थी, व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी थी, वैसे हमारी रक्षा के लिए हमने इनको बोल दिया गया तो वो असंभव हो जाएगा और वो नहीं हो पाएगा। तो जो इसको देखते हुए ही मराठों व मुग़लों के युद्ध को देखते हुए ही कंपनी के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने सबने, जो कंपनी के निदेशक थे जिनके द्वारा कंपनी को चलाया जा रहा था, उनको उन्होंने पत्र लिखना भेज दिया। पत्र लिखकर भेजना शुरू कर दिया कि यहाँ पर मामला कुछ भी ठीक नहीं है और अब वक्त वो आ गया है कि अपने हाथ में तलवार लेकर के अपनी जो कंपनी है उसको चलाया जाए। ऐसे यहाँ पर शांति व्यवस्था से कंपनी नहीं चलने वाली है। कंपनी के उद्देश्य थे व्यापार करना। वो अपने को पता ही है कि वो मसालों को व्यापार करने के लिए आए थे, उत्पादन को बढ़ाना, यहाँ से कच्चा माल ले जा कर के और ब्रिटिश जो उनका जो इंग्लैंड था वहाँ पर ले जा कर के और उसको कुछ नई चीज़ें बना करके, नई चीज़ें प्रोडक्ट बना करके और हमारे भारत में सेल करना। कर वसूली, ब्रिटिश साम्राज्य व्यापार को फैलाना ब्रिटिश साम्राज्य के व्यापार को फैलाना, मतलब कि वो फैला तो चुके ही थे पहले, यहाँ फिर कलकत्ता, फिर बंगाल, फिर उड़ीसा, उन्होंने सब में धीरे धीरे करके अपना व्यापार को फैलाया था। उनका मेनली उद्देश्य ही यही था। और मुनाफा कमाना, कि वो यहाँ की चीज़ों से कच्चा माल ले जा कर के वापस वहाँ से कुछ नई चीज़ बना करके यहाँ पे बेचे, जिससे कि उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाई था इतिहास में कि 599 में लंदन के होटल में 21 व्यापारियों ने बैठकर चर्चा की थी कि हाँ, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करनी है। और 117 शेयर होल्डर्स, मतलब उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हो गई थी। और इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम सोच लो या फिर वास्तविक नाम देख लो, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये इसका पूरा नाम था। कंपनी का संविधान था कि कंपनी को कैसे चला जाए। तो कंपनी के संचालन करने के लिए
एक जो गवर्नर होता था वो मुख्य होता था और 14 डायरेक्टर होते थे। 14 डायरेक्टर और ये 25 लोगों की एक परिषद होती थी। इनका जो ये 25 लोग हैं इनका चुनाव करके ही इनको नियुक्त किया जाता था और इनको इस कार्य के लिए रखा जाता था। इन 25 ही लोगों का यह कार्य था कि जो कंपनी का जो व्यापार है उसके हित की देखभाल करे कि कहीं हानि तो नहीं हो रही है कहीं घपला तो नहीं हो रहा है। इनका ये काम था। इनका जो कार्यकाल था ये जो एक मुख्य जो गवर्नर होता था उनका और 25 डायरेक्टर उनका कार्यकाल 1 वर्ष का था। लेकिन अगर जनरल की कोर्ट में इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो ये 1 साल के अंदर अंदर भी इनको पद से हटा सकते हैं। लेकिन इनको ये अधिकार था, कंपनी के संविधान में ये अधिकार था कि वह जो 25 लोग हैं जिनको अयोग्य घोषित करके हटा दिया गया है वह पुनः चुनाव करके डायरेक्टर बन सकते थे। अब कंपनी को 3 शक्तियाँ प्राप्त थी जो 1600 के चार्टर में दी गई है। विधि निर्माण शक्ति, न्यायिक शक्ति और अनुशासनात्मक शक्ति। विधि निर्माण शक्ति अब सन 1600 द्वारा इनको शक्ति दी गई थी कि तुम्हारे हिसाब से जो कानून है वो बना सकते हो। व्यापार के हित में कानून बना सकते हो, नियम कायदे कानून बना सकते हो। आप तुम्हारे जो कंपनी की शक्तियाँ, पहली विधि निर्माण। तो सन 1600 के चार्टर के द्वारा कंपनी को विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अब इस शक्ति का मुख्य उद्देश्य था कि जो कंपनी अपने कर्मचारी को आवश्यक नियम बना सके जो व्यापार की दृष्टि से उनके हित में हो। और यह जो शक्तियाँ थी, कानून बनाने की जो शक्तियाँ प्रदान की गई थी वो सीमित मात्रा में प्रदान की गई थी और इनके उल्लंघन करने पर इसका उल्लंघन करने पर जो नियम कायदे कानून कंपनी बनाएगी उसका उसके कर्मचारी अगर उल्लंघन करते हैं तो उनको साधारण कारावास दिया जा सकता है। फिर है न्यायिक शक्ति। 1662 के द्वारा प्रदान की गई थी। 1661 में काउंसिल को न्याय करने का अधिकार प्राप्त था। जो फैक्ट्री में कार्यरत जो लोग थे, उससे संबंधित जो लोग थे, उनको दोहरी विधि के द्वारा वह उनका फैसला सुलझा सकते थे, उनको उस पर निर्णय दे सकते थे। लेकिन जो अंग्रेजों के आपसी जो मैटर थे उन पर दोहरी विधि नहीं लगाई जा सकती उन पर मुख्य प्रशासन इन काउंसिल वो ही उसका निर्णय उनके आपसी मतभेदों को सुलझाती थी। अगर भारतीय और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई होती है या फिर कुछ मतभेद होता है तो उसको देसी विधि के द्वारा ही देसी न्यायाधीश उस पर निर्णय देते हैं। फिर है अनुशासनात्मक शक्ति। तो कंपनी का बढ़ते कारोबार के साथ साथ जो कंपनी के जो कर्मचारी थे उनकी अनुशासनहीनता भी बढ़ने लग गई थी वो बहुत ही ज़्यादा अनुशासनहीन करते थे। तो इसके लिए उनको कंपनी के कर्मचारियों को नियंत्रण में रखने के लिए सन 1623 में राजकीय अनुदान के द्वारा अनुशासनहीनता को नियंत्रण करने के लिए जो राजा थे, जो सम्राट थे, उन्होंने कंपनी के अधिकारी और प्रेसिडेंट तथा अन्य अधिकारियों को स्थानीय अपराधों के लिए दंड देने का अधिकार दिया, लेकिन गंभीर अपराधों पर दंड देने का अधिकार नहीं दिया। गंभीर अपराधों पर दंड देने के लिए वो जो सम्राट है उनके ही दरबार में पेश होना पड़ता था।